This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, यह मनी मंत्र। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो आणविक संधि हुई है, जो न्यूक्लियर डील हुई है, जिसके ऊपर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं। पहली बार मेरे ख्याल में आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने जी तोड़ मेहनत करके और मशक्क़त करके अपनी जितनी भी जनता है उसको समझाया, उसके बाद अपने कांग्रेस को समझाया, अपने सेनेट को समझाया और कहा कि ये जो एक डील है ये दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको बदलने में एक मील का पत्थर साबित होगी। हालांकि हिंदुस्तान में भी इस डील के खिलाफ उतना ही माहौल है जितना अमेरिका में है। यहाँ पर सरकार का समर्थन करने वाली जो वामपंथी दल हैं वो उसके खिलाफ है, पूरा विपक्ष उसके खिलाफ है और प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को कई बार इसके ऊपर सफाई जो है वो देनी पड़ी है संसद के अंदर। लेकिन क्यों ये डील इतनी महत्वपूर्ण है, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में तीन खास मेहमान हैं जो इस डील के जो तीन आयाम हैं उस पर बात करते हैं। शशांक जी हमारे साथ में हैं जो कि हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं और करियर डिप्लोमेट हैं। शेखर तिवारी जी हमारे साथ में हैं जो कि इंडियन अमेरिकन हैं और फाउंडर हैं इंडियन रिपब्लिकन काउंसिल के और वॉशिंगटन डीसी के गलियारों में जो होता है उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि कौन सा सेनेटर डील के खिलाफ वोट करेगा, कौन सा सेनेटर डील के की मुखालफत करेगा, ये इनको सब मालूम रहता है। प्रोफेसर ए.जी. अय्यर हैं, तो ये बात हो गई बिजनेस की। प्रोफेसर ए.जी. अय्यर हमारे साथ में हैं जो कि नेशनल इकोनॉमी एनर्जी एक्सपर्ट हैं और एडिटर हैं पावर स्ट्रीम मैगजीन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को आने के लिए। तो तीन आयाम, पहला आयाम हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इस डील के जो कूटनीतिक अर्थ हैं वो क्या हैं। जल्दी से बता दूं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लगातार जो बयान इस समय आ रहे हैं इस डील के बारे में, उनमें क्या छुपा हुआ है। पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ये कहना था कि हिंदुस्तान को 6000 मेगावाट जो है बिजली वो चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी 2012 तक। उसके बाद में बढ़ करके जब नए बयान उनके आने शुरू हुए, जब जैसे जैसे डील गर्म होने लगी, उन्होंने कहा कि 30,000 मेगावाट चाहिए होगा 2022 तक न्यूक्लियर एनर्जी से सिर्फ। उसके बाद उन्होंने कहा कि 63,000 मेगावाट चाहिए होगा 2032 तक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन जो हमारे मुल्क में चाहिए। तो समझ सकते हैं कि अगले 25 साल में हिंदुस्तान को 50,000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत हमारी खुद की सरकार बता रही है, जिसकी कुल लागत होगी $75 बिलियन। अब आप समझ सकते हैं ये छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक 1991 जब देश में आर्थिक सुधार शुरू हुए तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कुल FDI जो आया है वो सिर्फ $38 बिलियन है, यानी उसके दुगने से भी ज़्यादा की बात हम कर रहे हैं अगले 25 साल में। क्या इस डील में कूटनीति जो है वो व्यापार को दिमाग में रख के आगे चल रही है? नहीं, जब कूटनीति करी जाती है तो उसमें व्यापार भी ध्यान में रखा जाता है, देश की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो भी ध्यान में रखी जाती है और जो नए आगे के फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप्स बननी हैं अपने रीजन में, विश्व में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब जैसे अगर इकोनॉमिक साइड की बात करी जाए तो उसमें आप देखेंगे कि जो आजकल क्लीन एनर्जी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है और अगर क्लीन एनर्जी के लिए हम कोल का, जो कोयले का हम इस्तेमाल उत्पादन का काम कर रहे हैं और जो आगे और बढ़ता जाना है, अनलेस हम क्लीन कोल टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, जिसको उसके लिए हमको फिर टेक्नोलॉजी के लिए बाहर के मुल्कों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे पास अपने टेक्नोलॉजी हमने अपने मेहनत से न्यूक्लियर इशू में बनाई है, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वगैरह में और जो हमारे जो हैवी प्रेशराइज रिएक्टर्स हैं वो तो हमने ठीक कर लिए हैं, लेकिन उसमें हमारे यूरेनियम की कमी रह गई है। इतना हमारे पास यूरेनियम और इतना नहीं है, बाहर से लाना होगा। उस पर धीरे धीरे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इसमें ऐसी है कि वो लाना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, एनरिच्ड यूरेनियम की, लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारा तारापुर प्लांट है, तो उसके लिए भी हमको बाहर से लेना पड़ता है। और पहले हम देख चुके हैं कि अमेरिका ने जब प्रॉमिस किया अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन की वजह से उसको नहीं दिया।
बाद में चीन से मिला, फ्रांस से मिला, लेकिन हर बार दिक्कतें आती रही। तो वो सब चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमको देखना है कि कूटनीति में आइसोलेशन, हाँ, ये प्रधानमंत्री ने ये कहा अभी संसद में खड़े होकर कि हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर आइसोलेशन है वो खत्म हो गया है। क्या वास्तव में ये बात ठीक है? अब न्यूक्लियर आइसोलेशन दिमाग में तो ख़त्म हो ही गया है, अब वास्तव में ख़त्म अभी होते होते समय लगेगा। और उसके लिए जब हम चूंकि आज बैठ के बात कर रहे हैं सब मिलकर, तो ये बात करनी आवश्यक है कि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर और हर प्रकार से जितने भी हमारे एकेडमिक सर्कल्स हैं, हर तरीके से वी शुड ऑल नो कि इसमें कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन वाली डील है। हम लोगों को पास्ट का एनालिसिस करने में बहुत माहिर हैं, कोई इसमें मैं शक की बात नहीं है कि हमारे बेस्ट एनालिस्ट हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है तो हमने देखा है कि जब भी बड़े से बड़े मुल्क में गलत असेसमेंट हो जाता है फ्यूचर के लिए, तो ये फ्यूचर के लिए करा गया है। तो इसमें पूरे देश का इसमें जो है जोड़ है, खासकर युवा जनता का, और जो कि ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड होने वाली है हमारे मुकाबले में। वो सारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जरा बात करेंगे थोड़ी देर में। युवा जनता यही है, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान के और अमेरिका के रिश्तों पर आगे जाने में क्या पड़ने वाला है? अभी तक हम ये देखते थे कि अमेरिका की दोस्ती यूके से थी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, यूरोपियन देश उनसे दोस्ती थी, अपने मुल्क पड़ोसी हैं कनाडा जो है, मैक्सिको है, उनसे दोस्ती थी, चीन से पिछले दिनों में दोस्ती होने लगी। क्या इससे वास्तव में हिंदुस्तान से जो अमेरिका का रिश्ता है वो बिल्कुल आगे के लिए बदल जाएगा? देखिए, अमेरिकन लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं, वो किसी भावना में और या किसी बड़ी चीज़ों के पीछे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने अपने ही विश्लेषण से इस पर पहुँचे हैं कि ये संबंध को गहरा करना बहुत ज़रूरी है, पर ध्यान से देखना चाहिए कि कारण क्या क्या है। उसमें से 10-15% तो कारण यह है कि अमेरिकन कंपनियां भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर बेचेंगी। करीब करीब समझिए को $20 बिलियन का मामला है। पर उससे बड़ा एक मामला है, वो मामला ये है कि चीन उभरता हुआ शक्ति है, उसकी सैनिक शक्ति बढ़ रही है, आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, और अमेरिका को चीन के एक तरफ तो चीन के साथ उनके व्यापार बढ़ रहे हैं, करीब करीब $126 बिलियन के व्यापार हैं जो अमेरिकन अर्थव्यवस्था को शांत रखती है। पर सबसे बड़ी बात है, उनको ये पता है कि एक न एक दिन ये रूस की तरह खतरा होने वाला है, उनके साथ हमारा संघर्ष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि होगा। प्रश्न यह है कि कब होगा, और जितना दिन उनको वो टाला जा सके ठीक है, पर ये संघर्ष होगा। क्या अमेरिका इराक की तरह लड़े, जो अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर के इराक की देखभाल करे, या वो भारत को, साउथ कोरिया को, जापान को मिलकर के एक ऐसा बेल्ट बनाए कि चीन उसके भीतर अपने पनप नहीं पाए? तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य अमेरिका का है कि वो चीन को नियंत्रण में लाना, ताकि चीन शांत रहे, ताइवान को हड़प नहीं ले, दुनिया की अर्थव्यवस्था को वो खंडित नहीं कर ले। इसीलिए जहाँ तक शक्ति का प्रश्न है शशांक जी, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि सरकार सच बोल रही है। पहली बात तो ये है कि जब ये गए थे प्रधानमंत्री अमेरिका, तो जब तक ये न्यूयॉर्क पहुँचे थे उनका एजेंडा नंबर आइटम एक अलग था, वो था UN सिक्योरिटी काउंसिल से उनकी सीट मिलना। जब अमेरिकन सरकार ने कहा कि ये बात अभी आप भूल जाइए, तब उनको बताया गया कि फिर मैं करूं क्या? कहा कि एक दूसरा आइटम है, मैं बतलाता हूं कि क्या है। आपके एनर्जी की आपको बहुत ज़रूरत है, और आपकी वो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और अगर आप एनर्जी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपकी कीमतें बढ़ेंगी, और ये अरब के जो लोग हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, उसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ये सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की बात कीजिए, वो आपको भी अच्छी लगेगी, हमको भी अच्छी लगेगी। मैं अपने जनता को समझा पाऊंगा, आप अपने जनता को समझा पाएंगे। आज से 3 साल पहले तक इसका कोई जिक्र कहीं पर नहीं था, कहीं पर हम ये बात नहीं करते थे हमें न्यूक्लियर एनर्जी इतने बड़े पैमाने पर चाहिए, उसके लिए इतने बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये तो बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए जब ये नेक्स्ट स्टेप्स ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात चली थी, तब से ही उसके 3 या 3.5 उसके हिस्से थे। टेक्नोलॉजिकल आइसोलेशन के उसमें एक हिस्सा न्यूक्लियर का भी था, जिसमें सेपरेशन का नहीं 3.5 कहूँगा, वो मिसाइल डिफेंस की बात थी, जिस पर अभी पूरे तरीके से सहमति नहीं बन पा रही थी कि भारत को लेना है, लेकिन न्यूक्लियर के हिस्से था उसमें, लेकिन सेपरेशन की बात पर बात अटक कर रह गई थी, क्योंकि भारत ने उस समय कहा कि हम सेपरेशन नहीं करेंगे सिविल और डिफेंस साइड पर। लेकिन चूंकि बाद में जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम उसको आपको पूरे तरीके से आपको बिल्कुल ट्रीट करेंगे एज ए डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर, एज एन एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर,
तब हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जहाँ पे सेपरेशन करेंगे। चार कदम आप, चार बात हमारी मानिए, चार बात हम आपकी मानेंगे। यहाँ पर एक बात और ये आती है कि क्या हमारे वित्त मंत्री ने पिछले बजट रखने के दौरान ये कहा था कि 3 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बेकार हो जाएगा, कर देगी अगर उसके पास में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं होगी तो अगले 5 सालों के अंदर। आप समझ सकते हैं कि इतना ही टैक्स जो है हिंदुस्तान में आता है। क्या वास्तव में एनर्जी की इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में कमी है? देखिए, नंबर 1 हमें समझना चाहिए कि हमने कितना एडिशन किया है। अगर आप देखें जिस तरह से इकॉनमी बढ़ रही है, करीबन हमने अभी 8% की ग्रोथ रेट देखी है और अब हम देखेंगे 9% की ग्रोथ रेट एंड क्लोज टू 10%, जो चाइना अभी 10.5% करीब ग्रो हो रहा है। और अगर आप इसके अंदर भी देखें, इंडिया में भी स्क्यूड इंडिया, देयर आर 2 इंडियाज़। अब महाराष्ट्र, गुजरात का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 14% ग्रो हो रहा है, महाराष्ट्र का करीब 8.5-9% ग्रो हो रहा है। और इन स्टेट्स में इस वक्त एनर्जी की किल्लत है। अगर आप देखेंगे इस वक्त महाराष्ट्र की जो किल्लत है उसके कारण द नेशन इज सफरिंग। 40% ऑफ नेशनल GDP कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम 1 स्टेट इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये मुद्दे बड़े मुद्दे हैं, तो इंडिया इससे चिंतित है। और जब तक ये क्लीन एनर्जी, सेफ एनर्जी और चीपर एनर्जी की तरफ नहीं जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तब तक देश पीछे ही रहेगा। तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं, बोला ही हैज़ गॉट द अमेरिकन एक्सपीरियंस। हमारा जो इंडियन परसेप्शन एंड आउटलुक है, ये अब वक्त आ गया कि हमको अपनी बात ओपनली कह लेनी चाहिए सर। नेगोशिएशन प्रिंसिपल है। इस वक्त एक डेवलपिंग कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री के साथ नेगोशिएट कर रहा है, और मैं इसको डेवलपिंग कंट्री भी नहीं मानता हूँ। इंडिया इज अ ट्रांजिशनल इकोनॉमी एंड द नेगोशिएशन विल ऑलवेज बी अ लिटिल वन डाउन ऑन US, बट वी मस्ट गिव एटलीस्ट, आई एम टेलिंग यू, क्रेडिट टू द US गवर्नमेंट ऑल्सो कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस वर्ल्ड वाइड। लेकिन जैसा तिवारी जी ने कहा कि US की जो सरकार है, US के लोग हैं, वो अपने हितों के बिना किसी के लिए कोई समाज सेवा करने के लिए न्यूक्लियर डील नहीं कर रहे। US के क्या हित इसमें हैं और वो कैसे इससे, जैसे कि जॉर्ज बुश ने खुद व्हाइट हाउस में डील साइन करने से पहले कहा कि ये डील जो है वो अमेरिका के हित में है, वो क्या हित है उसके ऊपर कुछ देर में जब हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे। Money Mantra brought to you by Life Insurance Corporation of India. Zindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi. Look who's glued to NDTV Profit. Live from the heart of India's stock market. The country's #1 business channel. NDTV Profit on the Bombay Stock Exchange. This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. Because that's who the experts trust. NDTV Profit. It makes sense to watch. The one show where a company's management comes face to face with its investors. Some of the big important corporate voices who always join us on Power Lunch. This is where companies reveal new deals. Markets are getting a lot of action because the biggies are here. So Power Lunch with us and get special market updates on individual stocks. There are opportunities and we definitely are looking at those opportunities. Power Lunch, weekdays at 1 on NDTV Profit. Power Lunch brought to you by Toshiba Notebook PC. Franklin Templeton Investments. 6x4 feet vitrified tiles, first time in India by Varmora Tiles. And Motilal Oswal, solid research, solid advice. Join the stock market when it opens. The Sensex really on the roll this morning. What a difference 24 hours can make. Let's get busy, busy. Share the action. Spot the trends. Markets certainly look like on a small fire, if we can say that. Let's get busy, busy. Analysts were looking forward to this data. Opening moves,
weekdays at 10 a.m. on NDTV Profit. Opening moves brought to you by HSBC, the world's local bank. Different people, different views. Jet Airways flies daily non-stop to Bangkok starting 23rd January. And Weddings by Didamas. Turn your life into the one you deserve. It's about really living, not just marking time. What do I know now is that I don't know. And what I do now is that there's nothing wrong with not knowing. One life to love with Simran Bhargav. Is this creating a redefinition of success? I don't like to keep anybody waiting. Friday night at 7 on NDTV Profit. One life to love brought to you by Integrity. What's your unlock? मनी मंत्र में आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और अमेरिका बीच में आणविक जो संधि हुई है, न्यूक्लियर सिविल ट्रीटी, उसके बारे में। और अभी इसमें बहुत कांटे आगे हैं और वो इसलिए हैं कि अभी जो पूरी डील है वो नहीं हुई है। इसके बाद में हिंदुस्तान को खुद अपना कानून जो है वो बदलना पड़ेगा और साथ ही उस कानून को बदलने के लिए कोलिशन की जो सरकार है उसको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी और कुश्ती जो है अपने जो उसके समर्थक हैं उनसे भी संसद में और संसद से बाहर करनी पड़ेगी। और ख़ासकर विपक्ष से चुनाव आ रहे हैं 2-3 बड़े स्टेट्स में और उसके बाद में 2009 में चुनाव हैं। लेकिन यहाँ पर हित की अगर हम बात करें तो अमेरिका इसमें क्या हित दिख रहा है? जॉर्ज बुश जब वहाँ खड़े होते हैं तो उनके पीछे सारे सेनेटर और कांग्रेस पैसे दे करके आते हैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ शादियों में मंत्री जी को बुला करके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो जब ये डील साइन हुई उसमें वो कौन लोग थे? उसमें वो कौन लोग थे जो जॉर्ज बुश के पीछे खड़े हुए थे और उस साइनिंग सेरेमनी में शिरकत कर रहे थे? वो हैं हित। हिंदुस्तान जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है उसकी एक बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट है। ये शॉपिंग लिस्ट क्या है मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान को कोई 125-126 जो है फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदने हैं हमारी एयरफोर्स को। पुराने जो फाइटर जेट हैं जो मिक्स थे वो हमने कर दिए हैं। इनकी कुल लागत जो है आप समझ सकते हैं कोई 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास, 9 बिलियन के आसपास। 3 से 4 तो सिर्फ मेरे ख्याल में उनका जो 6.9 तो सिर्फ हार्डवेयर, बिल्कुल हार्डवेयर जो है वो है। तो 9 बिलियन डॉलर आप समझ सकते हैं फाइटर जेट्स हिंदुस्तान को खरीदने हैं। 300 के आसपास हेलीकॉप्टर खरीदने हैं जो कि 1 बिलियन के आसपास, 750 मिलियन 1 बिलियन के आसपास पड़ेंगे। सिविल एविएशन डील्स जो हैं हिंदुस्तान की कई हो चुकी हैं और कई होने वाली हैं। 9 बिलियन डॉलर जो है वो एयर इंडिया ने, सिर्फ एयर इंडिया ने हवाई जहाज के जो है ऑर्डर दे दिए हैं। उसके बाद में इंडियन एयरलाइंस जो कि यूरोप गया है उसने ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो सिविल जो प्राइवेट एविएशन कंपनीज हैं उनके आप समझ सकते हैं कोई 6 बिलियन डॉलर के जो हैं वो सौदे वो होने वाले हैं। इसके बाद में एक बहुत बड़े सौदे जो होने वाले हैं वो रिटेल सेक्टर में हिंदुस्तान के होने वाले हैं और उसके लिए अमेरिका की तमाम कंपनियां जो हैं वो इस समय देख रही हैं हिंदुस्तान की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले सिर्फ 10 साल में हमको कोई 50 बिलियन डॉलर, और इसमें एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस डील्स हैं, डिफेंस डील्स हैं जो कि होनी है। और उस पर अमेरिका जो है वो हित की जो बात करते हैं जॉर्ज बुश, वो ये हित है। क्या सीधी सी बात यह है कि अमेरिका को ये लग रहा है कि इनको भैया न्यूक्लियर मामला जो है कर दो और उसके बाद में जाके इनसे पैसा बनाओ। एकदम सीधा स्पष्ट, वहाँ ये सब मामले बड़े साफ साफ होते हैं। देखिए 11 बिलियन डॉलर तो वो एयर इंडिया से ले चुके, करीब करीब 9 बिलियन डॉलर के मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उनके होंगे, करीब करीब 20 बिलियन डॉलर के 6 रिएक्टर होंगे उनके। उसके बाद और 6 सबमरीन खरीदी जाएगी न्यूक्लियर, वो करीब करीब हमारा ख्याल है कि 7-8 बिलियन डॉलर के होंगे। सबमरीन नहीं खरीद सकते क्योंकि डिफेंस जो है वो अब क्लॉजेस में है। नहीं, वो 6 खरीद चुके हैं फ्रेंच से, 6 न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेंगे। इसके चलते ज़्यादा जो असर पड़ता है वो न्यूक्लियर सबमरीन पर पड़ता है। तो उन्होंने अलग कर दिया है वो डीजल सबमरीन को न्यूक्लियर सबमरीन से, क्योंकि अमेरिकन लोग डीजल सबमरीन नहीं बनाते, न्यूक्लियर सबमरीन बनाते हैं। तो वो न्यूक्लियर सबमरीन कुल मिलाकर के 60-70 बिलियन डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स को फ़ायदा होगा और अमेरिकन कंपनियों को फ़ायदा होगा। साथ साथ करीब करीब 40 बिलियन डॉलर अभी ही भारत सरकार उनके बजट डेफिसिट को खरीदती है। तो 60 और 40 100 बिलियन डॉलर का सौदा, 100 बिलियन डॉलर पे तो मेरे ख्याल इतना बुरा सौदा तो है। रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अगला इलेक्शन लड़ लेगी। तिवारी साहब की बात सही है, रिपब्लिकन पार्टी में कुछ इस तरह की बात रही है कि चीन को संभालना है,
भारत के जो अभी नए परचेजेस होनी है उसमें से सारा शेयर उन्हीं को ले लेना चाहिए। लेकिन भारत की भी कुछ अपनी इसमें मंशाएं होती हैं, क्योंकि भारत को मालूम है कि पहले हमेशा एक क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट्स आती रही, सब तरह की आती रही कि रिसोर्स क्रंच होने वाला है और भारत और चीन को कभी भी आगे अपनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ने देनी चाहिए, अपने ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए, नहीं तो जो है वो सारे में रिसोर्स ग्लोबल वॉर्स शुरू हो जाएंगे रिसोर्सेज के ऊपर। लेकिन चीन जो है पिछले 20 साल में ऐसा बढ़ा है कि उसने जो है पूरे तरीके से वो जाके बिल्कुल सुपर पावर स्टेटस पे पहुंच गया है और मालूम चलने लगा, जैसे तिवारी जी ने कहा है, कि अगले 15-20 साल में परचेजिंग पावर पैरिटी में वो यूएसए को ओवरटेक कर लेगा यूएस इकोनॉमी को, और फिर उसके और 10-15 साल बाद रियल टर्म्स में भी, डॉलर टर्म्स में भी वो ओवरटेक कर लेगा अमेरिकन इकोनॉमिक प्रोडक्शन को। तो ऐसे में अब ये सोचना है कि भारत क्या कर रहा है, क्योंकि भारत में भी अब इतनी तेज़ी से एज ए डेमोक्रेसी चलने लगी है, तेज़ी से प्रोग्रेस होने लगी है। जो 9.5% की अब बात चल रही है, 10% से ऊपर होने वाली बात है। और हर एक जगह भारत ये देखता है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो कहीं नहीं है, अगर अमेरिका की टेक्नोलॉजी कहीं भी आई हुई है तो भारत कहता है ये हथियार हमको नहीं चाहिए, ये टेक्नोलॉजी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो उस पर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, सैंक्शन लग जाएगी। तो ये अमेरिका ने जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ये सोच के कि भारत हमेशा दबा रहेगा, अब वो बात खत्म हो चुकी है। पहले चीन उठा, अब भारत अपने आप उठ रहा है, रोक नहीं सकते, अमेरिका की वजह से नहीं उठ रहा है। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ कि वी आर टॉकिंग ऑफ द यूएस इंटरेस्ट, तो उसमें ज़रा ओपन माइंड से देखना चाहिए। देखिए अमेरिका में 3 बड़ी कंपनी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स सेल करती हैं, एक फेयरफील्ड है, दूसरा जी है और तीसरा वेस्टिंग हाउस है। और नहीं तो ये परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूँ कि जापानीज कंपनी तोशिबा ने उसको उठा लिया है। तो विश्व में जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चल रहा है इस वक्त, उसमें दुनिया भर में जो कंपनियां किसकी ओनरशिप में होंगी ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका की ओनरशिप, जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जब चुनाव बड़ा है 2008 में थोड़ा सा मैं इससे ऊपर उठना चाहता हूँ सर। क्या है कि आज 25 साल पहले अगर आप देखेंगे विश्व भर में पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाता था। आज देश का जो टाइम आ गया है, 1960 में रिकार्डियन इकोनॉमिक्स आज वापस आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू कंट्रोल थिंग्स बाय इकोनॉमिक रीजंस, नॉट बाय वो जापान ने पहले हमें दिखाया, उसके बाद चीन ने हमें दिखाया। लेकिन एक मिनट, 2008 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, 2009 में हिंदुस्तान में चुनाव होने वाले हैं। स्थिति यह है कि इस डील में और इसके बाद जो डील आएंगी तो वहां पर जो सेनेटर्स हैं जो इसके साथ रहे हैं वो जाके बोलेंगे अपना सिएटल में कि हमारी वजह से बोइंग जो है कंपनी दोबारा खड़ी हो गई इसकी वजह से। उसके बाद में जो टेक्सास में जहाँ से आते हैं खुद जॉर्ज बुश, वो जाके बोलेंगे कि इसकी वजह से इतने लोगों को यहाँ पर जॉब मिला है। यहाँ पर हरियाणा में हुडा साहब बोलेंगे कि मैंने देखिए आपकी जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगवा दिया। महाराष्ट्र में देशमुख साहब बोलेंगे कि मैंने देखिए आपकी जो बिजली की कमी थी वो पूरी करवा दी। तो इसका मतलब दोनों जो एस्टेब्लिशमेंट हैं वो विन विन सिचुएशन इससे देखते हैं। दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। सिर्फ ये है कि जो लोग ये फील करते हैं, खास करके एनवायरमेंटल और ग्रीन पीस लॉबीज, कि कभी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का, बड़े लोगों का फायदा नहीं होना चाहिए, छोटों का फायदा होना चाहिए, तो उनको जरूर दुख होगा कि ये जो जिस तरह की डील्स चलेंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो इसमें बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का ही और बड़े लोगों का ही फायदा होना है। लेकिन फायदा होना है। और दूसरी तरफ ये है कि जो भारत की इकोनॉमी इतनी बढ़ती जा रही है, हमारी भी ज़रूरत है जिस तरीके से इंटीग्रेशन होते जा रहे हैं प्रोडक्शन के ग्लोबल लेवल पे, तो अब ये ढूंढना कि इसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी है या नहीं, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। वीडियोकॉन कंपनी हमारी जो है वो इटली में ट्यूब बनाती है, उसको जाके ब्राजील में बेचती है, और हिंदुस्तान की कंपनी है। कल मेरी उनसे बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे, दूध साहब जो हैं। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। जो आपने बात उठाई चर्चा, और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के लिए अच्छी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि आने वाले दिनों में इस पर मोर्चे होंगे, इस पर संसद के बाहर धरना दिया जाएगा और अखबारों में लिखा जाएगा। ये मुद्दा कितना बड़ा होगा, इसके बारे में कुछ देर में आएंगे और चर्चा करेंगे। Up and smell the coffee. Catch the flavor of the business of the day. Catch all the action that happened while you were sleeping. And what's on your agenda for today? Take to the streets before the market actually opens. All our experts give you all the trading picks, everything you need to know. Catch the first flush with us on Breakfast with Profit. Weekdays 8 a.m. only on NDTV Profit.
Breakfast with Profit, brought to you by Qatar Airways, your 5-star airline. MyPlaywin.com and BSNL, India's largest telecom company. बोरियत खतरनाक हो सकती है। घर बैठ के अपने टीवी पे गेम्स क्यों नहीं खेलते? टाटा स्काई के एक्टिव गेम्स पे टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। खत्म। बीच में पेंट किया क्यों? पूरी सुरक्षा के लिए। हाँ, एक भी कोना छूटा वहीं पर सड़न शुरू। हाँ, दांत जैसे डेंटिस्ट अंकल ने कहा। सड़न वहाँ होती है जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाता, पर कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कोने कोने में फैले और दे सड़न से मैक्सिमम सुरक्षा। मैंने इसे सड़ने से बचाया। जैसे कोलगेट। दांतों की सड़न से मैक्सिमम सुरक्षा कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। We bring you what we know, because there's a whole newsroom behind us. This is where the magic happens. But we're anchors. What do we know? Luckily for us, there's a newsroom that does all the work. Speak for yourself, guys. Some of us virtually live in the newsroom, while Onin and I are usually out to lunch or dinner. So watch the show with us, but rely on Shivnath and the whole big newsroom. Profit Newsroom, weekdays at 12:30 and 2 p.m. on NDTV Profit. Can't decide whether to buy or sell. Khiroda Chandra Jain, a team leader from Chennai, now joining us. Mr. Kumar, welcome to the show. What's your question? Expert tips to help you decide. I think it's a good long-term bet investors should hold on. For a smart investor, this is the time to invest money. Buy or sell, weekdays at 11:30 a.m. on NDTV Profit. Buy or sell, brought to you by Peninsula, creating international landmarks. Nandan Exim Limited and British Airways. Looking for a great job? Welcome to NDTVjobs.com. Nothing but the best. All candidates must have at least a bachelor's degree. So say hello to success. NDTVjobs.com. Powered by YellowJobs.com. Serious work, serious money. Get connected. मनीमंत में आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच नई आणविक संधि के बारे में। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो पड़ेगा प्रोडक्शन पर, एनर्जी का प्रोडक्शन जो कि हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा चाहिए। आप लोग जो हैं अपने घर में, हर एक व्यक्ति जिसके पास में एसी नहीं है वो चाहता है मुझे एसी चाहिए, हर एक व्यक्ति जिसके पास में कार नहीं है वो चाहता है मुझे कार चाहिए, और हर एक व्यक्ति जिसके पास में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो नहीं है वो चाहता है मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें बनाने के लिए और ये सब चीज़ें चलाने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस समय जो देश के, मैं जल्दी बता दूं आपको क्या स्थिति है कि कितनी ज़रूरत हमें है, कि इस समय हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1,12,000 मेगावाट के आसपास है। 1,29,000 पिछले दिनों में उन्होंने जो अनाउंस किए हैं उसको मिला करके, सब बना हुआ ये सब करके 129। 2012 तक हमें 1,10,000 मेगावाट और की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर साल 17% की प्रगति हमारे ऑटो सेक्टर में सिर्फ हो रही है, जिसको जो कि बड़ा एक एनर्जी जिसे कहते हैं इंटेंसिव सेक्टर जिसको हम कहते हैं, चलाने के लिए भी और करने के लिए भी। इलेक्ट्रिकल हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें आप 15 से 21-22% तक ये DVD प्लेयर्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, इनमें इतनी वृद्धि हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हमको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस एनर्जी में अगर हम देखें हिंदुस्तान में, तो इस समय जो कुल हिस्सा है न्यूक्लियर एनर्जी का वो 2.8 से 3% के बीच में 3,500 मेगावाट। हाँ, 3,500 मेगावाट है। अब समझ सकते हैं कि 3,500 मेगावाट जो है वो कितना छोटा है, कि हिंदुस्तान में जो विंड एनर्जी जो है जिससे कि हम बनाते हैं वो अब 1,000 मेगावाट के आसपास है, और हिंदुस्तान का नंबर 3 है दुनिया में विंड एनर्जी बनाने में। एनर्जी सर आज 5,750 मेगावाट बिल्कुल इंस्टॉल कैपेसिटी, इट इज हायर देन द न्यूक्लियर नाउ। हाँ,
तो न्यूक्लियर से ऊपर चला गया है क्योंकि नई जो कंपनी आई हैं 2 सुजलॉन और उन्होंने इसमें बहुत बड़ा वो काम किया। अब ये आपको लोगों को समझाना पड़ेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत क्यों है और क्या वास्तव में है। सर एक नंबर 1 चीज़ हमें समझना चाहिए कि इस वक्त जो वर्ल्ड का जो स्क्यूड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है, बड़ा अजीब ढंग का डेवलपमेंट है। चाइना ने इतनी एनर्जी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है कि इस वक्त 40% विश्व की जो तेल के जो आयात होते हैं और निर्यात होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व है, 40% वो यूज़ कर रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर इंडिया भी इस तरह से आगे जाएगा तो वर्ल्ड में जो ऑयल इकोनॉमी है वो करीबन $90 $100 के करीब चली जाएगी, 2 देशों के बीच में बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा उसका फियर है। और दूसरी चीज़ है, और इंडिया जाएगा आगे एनर्जी, जब आपने खुद बताया कि इतनी चीज़ें खरीदेंगे लोग, यंग लोग आ रहे हैं, वो ज़रूर एनर्जी यूज़ करेंगे, ऑटोमोबाइल्स बिकेंगे, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस हो। अब जो सस्ती बिजली प्रोड्यूस होती है वो केवल 3 तरीके से प्रोड्यूस होती है। एक तो कोयला जलाइए, कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन, और दूसरा जो बहुत चीप एरिया है जो हाइड्रो पावर है, उसमें हमने देखा है कि हमारी नर्मदा में क्या हुआ और बाकी जगहों में जो एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हुआ है उसने जो पहले 10 साल हमारी प्लानिंग हुई उसमें जो ग्रोथ हुआ, जैसे भाखड़ा बना, हीराकुड बना, बाकी डैम बने, उसके बाद हमारी जो पेस है बड़ी स्लो हो गई है। आज हमारा हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन इस वक्त 26% है नेशनल इकोनॉमी में, लेकिन उसका गिरने के आसार हैं, वो 20% हो जाएगा अब करीबन 10 साल बाद। तो ये डेंजर है क्योंकि हमारे जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो देश का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि वो भी देश है। 2 मिनट रुकिए, यहाँ पर यह है कि अगर कहीं जंगल कट रहा है तो वो भी देश है। मैं क्रिटिक एंगल से बोल रहा हूँ। देखिए बड़ा मुद्दा देखिए, किसी को अगर आपको रिहेबिलिटेशन करना है, उनको पैसे देने हैं, तो हम उस क्लियर मुद्दे पे जाएं, उनको उतना पैसा, उनको उतनी सुख, उतनी सुविधा दें जैसे चाइना ने किया है, वो हम नहीं करेंगे। तो इस परिस्थिति में देश के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको यही विकल्प है कि जो आसान तरीका है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ कोऑपरेट करें, और वो यूएस के प्रेशर से कोऑपरेशन आएगा, फ्यूल सप्लाई होगी तो आगे बढ़ेगा। 3,500 मेगावाट कैपेसिटी आज तक क्यों बढ़े? इसका कारण यह है कि हमारी अमेरिका के साथ कोई अच्छी संधि नहीं थी, और वो चाहे हम माने ना माने पिछले 40 साल से वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। अगर हम अभी इमोशनल बात कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो हम भी प्रैक्टिकल हैं। हम भी टुडे आल्सो वी हैव अ किस अमेरिका पॉलिसी बिकॉज वी आर आल्सो प्रैक्टिकल। टुडे वी हैव लर्न्ड द सेम स्ट्रेटजी, और हम चाहते हैं कि अगले कम से कम 25 साल के अंदर हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी 3,500 मेगावाट ना रह के हमारी 25 से 30,000 मेगावाट हम भी दिखाएं। आज ये भी मानना पड़ेगा, फ्रांस जैसा सक्सेसफुल देश 30% अपनी जो बिजली खपत है वो न्यूक्लियर से लाता है। और कनाडा देखिए, कनाडा बहुत लाता है, जापान में जगह नहीं है लेकिन फिर वो बहुत लाते हैं। लेकिन क्या अब ये समस्या आती है हमारी आंतरिक, जो कि डिप्लोमेटिक से थोड़ा राजनीतिक समस्या है, क्या हमारे मुल्क में इस बात को लोग समझ पाएंगे? ये समझना मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये प्लान्स बता रहे हैं आगे 25 साल में क्या होना है, लेकिन जो उन्होंने देखा है वो ये कि अभी तक खाली 3,000 मेगावाट पावर बन सका है न्यूक्लियर से, और अगर अभी भी जो सब हम एग्रीमेंट करेंगे तो उससे अगले 10 साल में कुछ भी नहीं आना है, कम से कम 10-12 साल तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए हमको बाकी इसमें जितने भी स्तर हैं, चाहे विंड पावर है, चाहे सोलर पावर है, चाहे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, सब पे चलना पड़ेगा। एक्चुअली भारत में जो है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए है, खास करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं या बायोफ्यूल्स हैं, अब आजकल के जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स है, म्यूनिसिपल वेस्ट से वो बायोफ्यूल बनने लगा है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी सबको आगे हमें लेके चलना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर का भी हिस्सा होना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पर इस तरह की ये आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, वो हट जानी चाहिए। और उसके लिए भारत के इंटरेस्ट में है पूरे तरीके से कि चाहे अमेरिका ने किसी वजह से भी उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया हो कि भारत को जो है न्यूक्लियर में बिल्कुल आगे बढ़ाना है, लेकिन ये हमारे हित में, हमें अपने हित का सोच के आगे चलना चाहिए। दूसरे के हित के चक्कर में अपने हित को मतलब लात नहीं मारनी चाहिए। मेटी सी बात ये है, अगर अमेरिका पैसे बना रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कहेंगे अरे ये पैसे क्यों बना रहा है, हम ये क्या, इज दिस द न्यू थियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड? डिबेट जानबूझ करके मेगावाट की तरफ लाई गई है, हमको बरगलाया गया है ताकि बहुत सारे एनर्जी की चीज़ें मार। सच्ची बात है कि एक फ़ायदा तो ये है कि 50% जो यूरेनियम जाता था वो बिजली बनाने को, अब वो वेपन की तरफ जाएगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि सारी बातें 1 मिनट में हवा हो जाएंगी। अगर हमने जहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कही तो ये तो ख़त्म हो ही जाएगा, रिएक्टर सब बंद हो जाएंगे, वो जो एयर इंडिया के पार्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, हम पर इकोनॉमिक सैंक्शन होगा। सैंक्शन अगर लग गया इस पर, अभी देखिए ईरान एयर जो बोइंग से सवाल रहा है, अब उसके पास पार्ट्स भी नहीं है कि आकाश में चल सके क्योंकि उस पर सैंक्शन है। तो ग्लेन अमेंडमेंट अभी भी कांग्रेस में है, और जहां हमने न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कही वो ग्लेन अमेंडमेंट आएगा और फिर से बंद हो जाएगा।
एक तरीका हो सकता था कि न्यूक्लियर सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी देते, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको सिमुलेशन देंगे, इसका मतलब आपको वेपन बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए ये जो एनर्जी वाली बात है ये ठीक है, पर वो उतनी ठीक नहीं है जितनी सरकार चाहती है कि हम लोग कहें ना। ये बात की बात आई है। सच्ची बात तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने क्लब में भारत को लेना चाहता है, और ताकि उसकी सैन्य शक्ति उससे बचे, चीन पर उसका नियंत्रण बढ़ा रहे और भारत के साथ उसके ट्रेड बढ़े। बिल्कुल, तो उसकी दृष्टि से तो ये बहुत नई, आप भी समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियर जो संधि है, इससे एक नई विश्व व्यवस्था जो है वो बन सकती है अगर हम आगे इसको ऐसे ही काम करें, और इस पर अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसकी कामयाबी का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। कैसे, अभी कुछ देर में आएंगे तब हम बताएंगे। A TV show that looks for solutions, not the problems. We know that there are discrepancies from one department to the other. And finds a consensus, not a fight. We did try to introduce vocational education in our system. Join the finest minds of the country as they find answers to some of the country's biggest questions. It's a major concern. What are the issues? What are the problems? CII NDTV Dialogue for Solutions with Vikram Chandra. Coming soon on NDTV Profit. The toys you need to play with. High definition is actually part of a larger vision. Get the latest, the slickest, and the fastest gadgets. Coming to you from Berlin, from one of the largest consumer electronic fairs in the world. Expand your world with Gadget Guru. Friday night at 8:30 on NDTV Profit. Gadget Guru brought to you by Bhartiya Jeevan Bima Nigam, Zindagi ke saath bhi, Zindagi ke baad bhi, and HP All-in-One, print, scan, copy, fax. How do we capture a perfect moment perfectly? How do we preserve a breathtaking moment for life? How do we get the job done faster, better, simpler? These are questions we ask ourselves every day so we can offer the best products, technologies and service, as our customers are at the center of everything we do. Canon, delighting you always. Equally nervous about investing in the stock market? Start with a Franklin Templeton Systematic Investment Plan that seeks to minimize the risk of market ups and downs. Franklin Templeton Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read the offer document carefully before investing. Welcome to the world of mobile phones. Your guide to the modern cell phone. What is really a smartphone? A show that connects you to the best cell phone option for you. Mobile phone, a notebook, or any other Bluetooth device. How do you pair the two? So that's 30 free minutes of the best talk time. This is not your husband, it's just a phone. Don't expect everything from it. Cell Guru, Friday evening at 4:30 on NDTV Profit. The very rich. The very powerful. India as an economy is going to be very strong. The very smart. The Indian industry is getting very competitive. Spend 24 hours with the very. Gautam's promised me a safe and pleasant ride. Boss's Day Out, Saturday evening at 6 on NDTV Profit. Boss's Day Out brought to you by Hutch. Wherever you go, our network follows. And Sugar Free Natura. Chini ya Sugar Free Natura, फैसला आपका. वो दुनिया जिसमें कुछ भी मुमकिन बना ले इंसान। डिजिटल दुनिया में आप ऐसा कंप्यूटर देखेंगे। अपने दिमाग पर भरोसा और हाथ में विज्ञान। 18 से 25 हजार रुपए कंप्यूटर में कई सारी चीजें आ जाएंगी। एक नया कल, एक नया विधान। ब्रांडेड की जो एडवांटेज है वो यही रहती है कि आपको एक पूरा पैकेज होम यूजर को मिल रहा है। डिजिटल दुनिया शनिवार शाम 5:30 बजे NDTV प्रॉफिट पर।
मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच नई आणविक दोस्ती के बारे में, और उसका असर जैसा हमने देखा कि हिंदुस्तान की जो एनर्जी की नीड है, जो बिजली की हमारी ज़रूरत है, उस पर पड़ेगा। उसका असर जो है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है और उस पर पड़ेगा, जो हाई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है उसके ऊपर पड़ेगा, और साथ ही जो अमेरिका के बाकी दोस्त हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान को अपने दोस्त की तरह देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका असर हिंदुस्तान की जो स्थिति है अपने पड़ोसियों के साथ में या बाकी दुनिया के साथ में, उस पर कैसे पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में आप देखिए चीन, जिसने कि इसको बाकायदा अपोज किया, पाकिस्तान जिसने को जाके ये बाकायदा कह दिया कि साहब हमें भी ऐसी डील आप करवाइए, इन पर क्या पड़ेगा। और क्या जो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने कल को एक एक्सप्लोजन किया तो सारी चाबी जो है वहाँ से वो बंद कर दी जाएगी, टोटी जो है वो बंद कर दी जाएगी, इसको हम कैसे डील करेंगे आने वाले दिन? नहीं, बहुत ब्रीफली मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भारत ने ये कदम उठाए हैं एटॉमिक टेस्ट्स के लिए, उसके लिए फोर्स्ड हुआ। टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, साइंटिस्ट हमारे पास थे, लेकिन हम पीसफुल रास्ते पे चल रहे थे। चीन ने जिस प्रकार से सिनिकली सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साइंटिस्ट यूरोप से और बस पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी चुरा के ले आए और फिर दूसरों को देने के चक्कर में थे। हमारे न्यूक्लियर टेस्ट से 2 साल पहले 72 में मुल्तान में मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी चुरा के ला कर देंगे, और उसके बाद में पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम जो हमारी एसिमेट्री है कन्वेंशनल वेपन्स में हमें भारत के साथ में, उसको हम न्यूक्लियर से पूरा कर देंगे। उसके बाद में भारत को जाना पड़ा। तो जो ये अमेरिका अगर ये सोचता है कि भारत को दबा के हम अपना कोई डोमेस्टिक डिसीजन लेके भारत के न्यूक्लियर टेस्ट को रोक सकेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी उनके लिए, क्योंकि भारत ने यूनिलैटरली खुद ही डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन किसी प्रकार से अगर पाकिस्तान में या कोई टेररिस्ट ग्रुप वगैरह लेकर आ जाते हैं इस तरह के, तो भारत को उस समय अपना देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी स्थिति को संभालना है। दूसरा, पाकिस्तान कहता है कि नहीं भारत को मत दीजिए, लेकिन पाकिस्तान को दे दीजिए। चीन कहता है भारत को मत दीजिए, क्योंकि चीन सोचता था कि भारत ये पूरे एशिया में उसका अपना प्रभुत्व रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि चीन में ये प्रैक्टिकल बात है कि अब वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम भारत को साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आगे क्या, क्योंकि चीन जो है वो पास में देखने वाला नहीं है, सिविलाइजेशन उनकी भी पुरानी है, इकोनॉमी जो है, हाँ, वो देखते हैं कि आगे क्या मिलने वाला फ़ायदा, और सोचते हैं कि अगर भारत के साथ चल के आगे फ़ायदा होने वाला है, भारत का सॉफ्टवेयर, उनका हार्डवेयर, बिल्कुल, तो वो आगे बढ़ने को पूरे तरीके से तैयार हैं। So I would like to ask Tiwari sir that you've been constantly saying that it is a kind of strategy by US that China doesn't clash with, so that's the whole issue. But don't you think India is smart enough that it's been thinking on these terms? I hope so. I hope so. But I don't see any sign of those. See, कैसे? Of course, India must be thinking on these terms. You saying it's purely US has this strategy. I think it's a US-driven strategy where India has been made a part and explained to them that how do you explain to Indian people. One of them is a megawatt crunch of energy, but it is not an India-driven strategy where US became a part. It is US-driven strategy where India became a part. And they made it a part. They told them, here's your chair, like sit down here, and this is what you explain to your own people. So hasn't India realized this? No, they must have realized. उसीलिए तो प्रधानमंत्री जी वो हमेशा वो पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आराम से चलो, क्योंकि इस समय देखेंगे कि जो ये नेक्स्ट स्टेप्स ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो अनाउंस हुआ था, ये 12-13 जनवरी 2004 को हुआ। उससे पहले ये 5 जनवरी को भारत और पाकिस्तान का एक जॉइंट स्टेटमेंट बन चुका था टेररिज्म को कंट्रोल करने का। उससे पहले बन चुका था 3 जनवरी को फ्री ट्रेड एरिया इन साउथ एशिया। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक हुई हैं, तो इसका सीक्वेंस भी देखना आवश्यक है कि वो भी सब चीज़ें देखी गई हैं। जैसी डील साइन हुई, पीएम ने जाके अमृतसर में अनाउंस कर दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ में फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी और ट्रेड जो है ट्रीटी करनी चाहिए, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पीछे से इस पे तो दबाव है वो इसका है कि आप दोनों को काम करना पड़ेगा। इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी की जगह सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करे तो इंडिया की मतलब प्रगति के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा? ये सवाल का जवाब दूंगा आपको। देखिए, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त इंडिया की जो नीड है बहुत मैसिव है। इस वक्त हमारे पास 40,000 मेगावाट पीक डिमांड, मतलब जो बेस डिमांड होता है वो रेगुलर डिमांड होता है। पीक डिमांड जो हमारे शहर चारों तरफ सुबह शाम, आज कॉल सेंटर चल रहे हैं रात को, आज लोग पब्स में जा रहे हैं, जो जिस तरह की लाइफस्टाइल डेवलप हो रही है, इसमें 40,000 मेगावाट की इस वक्त कमी है।
जो सरकार बोल नहीं रही है ओपनली। तो हमारा ये कहना, हमारे से क्रिटिक्स का ये कहना है कि आप 40,000 मेगावाट की कमी के साथ देश को कैसे इकोनॉमिकली आगे लेके जाएंगे। क्या इस डील के बाद इंडिया की जो एनर्जी डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी? देखिए खत्म नहीं होगी, कोई चीज़ का मतलब ऐसे मतलब जवाब नहीं मिल सकता। एक पावर प्लांट भले ही न्यूक्लियर हो, थर्मल हो, उसको बनने में करीबन 36 महीने लगते हैं। अगर आपने पिछले कई 10 साल 15 साल से गलतियां करी, जैसे हमारा स्टेट महाराष्ट्र, उसने इतनी भारी गलती की, 1 मेगावाट नहीं ऐड किया पिछले 10 साल में, अब उसका हमको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि सबब में 6.5-7 घंटे की बिजली जा रही है। मुंबई में बिजली जाती नहीं थी, अब बोल रहे मेन आइलैंड में जाएगी बिजली। अब देखिए टाटा भी खुद परेशान है, इतनी अच्छी कंपनी परेशान है। तो हमारे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि यूएस का अपना इंटरेस्ट है, वैसे हम इंडिया वाले भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे। I have 2 questions for Mr. Iyer. Mr. Iyer, you made a statement that we should give credit to US because it's giving a hand of friendship to India. Had it been such a big friend, it's been last 50 years the most burning topic of Indian government is the India-Pakistan issue. And till date, US has not opened its mouth. So had it been the friend, don't you think that's the foremost thing they should first of all analyze upon? That's one. Second part, I agree with Mr. Tiwari when he said, China is becoming a threat to US. They want India as a base because China is penetrating the US market in such a way that even, US flags are made in China. So don't you think it's like more of a threat of China to US? That's why they're taking India as a base because once we are used to something, as Mr. Tiwari said, once we are used to things and they stop, they can take anything from us. हिंदी फिल्मों में से डायलॉग होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। I will answer this, because I have also taught people in IIPM, so I am also one of you. Let me very clearly tell you about the strategic thinking. The point that you are making is US will take away this and US will take away that. Tell me in 40 years, what did you take away from the world when a current world order was existing? Russia was using you and believe me, in spite of that, Russia could not support you in critical times. So do you think तो ये जो गलती हमने 40 साल में करी है उसको हमको सुधार रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि यूएस इकोनॉमी में अगर आपको एंटर करना है, जैसे चाइना उधर बेच रहा है, हर 10 यूएस बंदे में से 7 बंदे चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, राइट? अगर हमको भी वही करना है तो हमें यूएस के साथ दोस्ती करनी चाहिए और हमको उनको बेचना चाहिए। ये हमारा स्वार्थ है। ये एक इसमें बहुत बड़ी बात आती है। दोस्ती करना, सरेंडर करना दो बात है। सर आपका मतलब सरेंडर कर रहे हैं? सर मिलिट्रीली किसी ने सरेंडर नहीं किया है। नहीं, मैं बताऊं सरेंडर कैसे किया। इनका कहना जो है, ये बताएंगे तो आप बताइए पाकिस्तान का, बताइए क्यों नहीं करा रहे? No, Pakistan when you talk about it, I have a point in Pakistan. See, if India wants to reply to Pakistan, I don't think we need a US to tell tomorrow that Musharraf is wrong. That our Prime Minister can make a statement. It's lack of political will. It's nothing to do with US. इतना सरल नहीं है। अमेरिका ने 1971 की जब लड़ाई हो रही थी, अपना एंटरप्राइज पूरा बेड़ा जो है बंगाल की खाड़ी में, आपको याद होगा, वो भेजा था और उससे बड़ा उनका दोस्ती का जो एक वो संकेत है वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात एक बड़ी है जो आपने इससे पूछी कि चाइना का जो वो है, क्या अगर इंटीग्रेशन इकोनॉमीज का होता है जिसमें कि हिंदुस्तान, अमेरिकी कंपनीज हिंदुस्तान में आती, मैंने देखा कि अभी बताया आपको कि 38 बिलियन से हम बात कर रहे हैं अब 100 बिलियन की और इसकी उसकी, अगर इंटीग्रेशन इकोनॉमीज़ का होता है जिसमें अमेरिकन कंपनीज हैं उनका फ्यूचर स्टेक पे होता है बड़ी कंपनियों का, तो ये जो डर है कि कल आपने अगर परीक्षण किया बम का तो हम टोटी बंद कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। जो चीन के साथ हुआ है, चीन के साथ अमेरिका सिर मार ले, उनके खिलाफ ना सैंक्शन कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें $600 बिलियन का पिछले 15 साल में चीन का कंट्रीब्यूशन है। नहीं, देखिए, जब अमेरिका हमसे दोस्ती करना चाह रहा है, उनके अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। चीन वालों से हमने पूछा कि आपको तो बहुत डर लग रहा होगा क्योंकि अब भारत और अमेरिका की दोस्ती हो रही है। तो चीन के राजदूत ने ये कहा है ओपनली दिल्ली में कि आपकी दोस्ती अभी नहीं हो रही है, हमारी दोस्ती अमेरिका से, आप और दोस्ती कीजिए। अभी इस रेस में बहुत पीछे हैं आप, बिल्कुल सही। अभी आपको बहुत समय लगने वाला है। हमारे हर साल में कम से कम 3-4 मीटिंग्स होती हैं उनके राष्ट्रपति के साथ में, जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ में बहुत क्लोज चल रहे हैं। आपको भी बनाने चाहिए, हम बहुत खुश हैं आप बना रहे हैं अपने ताल्लुकात। मैं आपको जल्दी से छोटा सा आंकड़ा बता दूं, बैलून कभी वो पंचर कर रहा है। नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक कंपनी वॉलमार्ट जो है वो चीन से $18 बिलियन का माल हर साल खरीदती है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो हमारा IT सेक्टर की हम बात करते हैं वो सिर्फ 40 बिलियन के आसपास हो पाया है, उसका आधा माल सिर्फ एक अमेरिकन कंपनी जो है वो चीन से खरीदती है। तो इससे बड़ा दोस्ती का क्या उदाहरण होगा? हाँ सर, आपका क्या सवाल? I just wanted to ask one thing, like all these, it is such a critical issue on being talked about, and it has been signed mutually between India and USA. So like, is it a mutual agreement or has been there a pressure on India from US side, some clause or certain things like that? Oh,
Absolutely. क्लॉजेस क्या हैं? Nothing क्लॉजेस but, क्या हैं? nothing but a pressure. Nothing but a pressure. लेकिन क्लॉजेस क्या हैं जिनको लेकर आगे झगड़ा होगा, जिन पर कि बीजेपी ने पार्लियामेंट में जो बताया कि साहब हम इसके खिलाफ हैं? सबसे बड़ा क्लॉज तो है न्यूक्लियर टेस्ट. You are out of nuclear test. That means you are out of nuclear weapon. You are out of nuclear submarine. You cannot make your own. What people forget that India has a capability, scientists, establishment, that they can build their own weapon, but this will shut them down completely. See, that's one. So secondly, you know, anytime you do the test, all the uranium will be shut down completely. In fact, you will be flying on Air India where parts you cannot trust. That's what Iranians are doing it today. So have no doubt and no confusion at all. Glenn Amendment is still on the book. An American president has absolutely no right. In 24 hours, the Glenn Amendment will come in effect and all the economic sanction will be in the place. So United States is pressuring India and the whole thing is about the pressure. I don't think India is pressuring at all. I have a little bit of a contra view on this. See, if that was pressure, then the deal itself should not happen. It's an antithesis. See, the deal cannot happen if there was pressure. Why US will go against the world forces and it will stake its claim when it's got a problem in Iraq, it's got problem everywhere. Why US must sign a deal? So I do not agree. उनका कहना है कि अगर हम इंडिया को इंक्लूड करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम. India can't be a rogue country like Iraq. To make it clear on this forum. Prime Minister gave a solemn oath to the Parliament. Tell me which one he's going to keep. The day he gave the statement, I knew he cannot keep any of them. See, one thing is there, sir. In today's time, I want to say the Prime Minister has made a very intelligent statement. He said people must be ready to change. Now, this धीरे-धीरे चेंज आएगा. मैं इसलिए कहता कि ये डील जो है, why did you mislead the Parliament? He did not mislead the Parliament. In fact, BJP misled. I must tell you that in that situation, I was very fond of the BJP government. But let me tell you, they made huge mistakes. This was the deal they started. अरे साहब पॉलिटिक्स को दूर रखिए इससे. क्योंकि I am keeping out of it because this is really not diplomacy. This is quickly. One last question. एक मिनट, प्रोफेसर एक मिनट. So I have a question here. We've been talking about all the exchanges that have been taking place between India and US. The whole idea is that we're spending a whole lot of money in purchasing a lot of things, as it was listed by you, the shopping list. I don't understand if we as Indians, we have the knowledge, or the only thing that we're actually lacking is the actual technology. We're even importing the technology. Why can't we develop that technology in India, have those kind of research centers which are there back in US, you know, who are actually doing the researches, getting out the technology? Why can't we have those kind of things, rather spend the money in those kind of things out here in India? I have an answer. See, in the area of thermal technology, which is clean coal and coal bed methane, we are cooperating in a very advanced stage with the US. So we can't say India is not doing it. This is a perception of the public because there is no way we have explained to the public that this is being done. So there is a huge lot of work that India is doing. No, I think we have a very important question. We need to develop our R&D centers. Yeah. And America was the first one which put their young people in power of developing new technologies by setting up incubators. That's right. By giving them legal support for patents, by giving them venture capital support. We need to do the same thing here because our young people are now going away to other countries to do the same thing which we should do here. When we are doing it in India, we are doing it on a dedicated basis for foreign companies. Absolutely. So I think this is a totally new, where we need to have new patent system very quickly. Piece of your question. We do have technology. We have been pouring money in the defense technology since India became independent. That's the one place government of India was not miser. What's happening to that? Those people are not allowed to develop their own plane, their own helicopter. Why? Because somebody needs to buy those planes from the foreign countries. Why? They have the regions. This town is becoming a very rich town these days. And if you go to Bangalore and other places where those scientists are struggling and have a long face because they're not allowed to develop India's own technology. So one of the things that I have in mind is that it's every time it happens that, for example, you take DDT, for example, when the whole world banned DDT, we were the ones who were actually utilizing it, and we actually rather started using it. Why are we always a step behind the whole world? I tell you very serious, but just one, I'll just close this whole thing on that one thing. India is today is the largest manufacturer of two-wheelers in the world. Exactly. We make more than 1 crore two-wheelers. India has not developed a motorcycle or scooter engine. That is the problem with the country.
द होल R&D एंड यू नो, इसमें सिर्फ आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये है कि हम लोगों ने उसे डेवलप नहीं किया। I would put one point. See, the digital fuel injection system which is superimposed on the bikes today, no country in the world did it. It is only a 500cc bike that has it. So India is an innovator also. No, so don't take it away from there. हाँ, नहीं वो सब so है, ये जो बात लेकिन है, अभी भी हमारी जो R&D जो है वो इतनी अभी जा पीछे है कि आप सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। We don't have to reinvent the wheel. नहीं, see, we have to be a design and development technology. Something is already invented. ये जो बात कर रहे हैं, I disagree that India is far behind the US. बिल्कुल नहीं, not US, other countries, all the countries, small countries. But that is in the area of pure research. What we are talking about, we are pure research. We are talking about. We will talk about pure R&D. आप जैसे जो लोग हैं वो जाकर के PhDs करेंगे, उसके बाद में बनाएंगे, कोई नई चिप तैयार करेंगे, कोई नया एक कमर्शियल सिस्टम तैयार करेंगे, गैस से बिजली बनाने का नया एक पूरा वो बनाएंगे, आप बिजली घर बनाएंगे, तब हम कहेंगे कि हम स्वावलंबी हैं। अभी हम दुनिया भर के साथ में कदम से कदम मिला के अपनी अर्थव्यवस्था में चल रहे हैं, और उसमें कम से कम एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये डील है। और अभी ये डील जिसे कहते हैं, इट्स नॉट इन द बैग, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, और साथ ही ऐसी बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पर होगी, लोगों के घरों में होगी, और हमारी संसद पे होगी, और सड़क पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मंत्र में आज इतना ही, नमस्कार, थैंक यू। From the people behind Indian television's biggest moments comes a brand new revolution. A new entertainment channel from NDTV with a new business partner. That Dharma Productions and NDTV won't just be professionally attached, but we'll be family. We're taking entertainment to a whole new level. Celebrated faces, big stars, big personalities will come on board. NDTV, it just keeps getting better. So watch NDTV emerge as the leading entertainment channel of the country. And this is no projection, it's a guarantee. Take stock of the market 1 hour before trading stops. The markets really seem to be fresh and raring to go. The 230 factor tells you what's moving the markets and how you should react. Markets did have higher expectations. Money is coming back. The 230 factor, it can change your world. This is what I call as a sweet 230 factor. Weekdays on NDTV Profit. It sure looked good on paper. But who's gonna help you make sure it looks good on stage? पकड़ लिया। क्या है? टिकट कहाँ है? पार्ले मोनाको खाइए, लाइफ नमकीन बनाइए। Live every day, a complete countdown to your business day. The big stories that will affect the market. Thanks for following the markets with us on Countdown. And the trends that you should pay attention to. India is an economy that's growing at 7% plus. All this before the markets open, so you come out ahead no matter what. Just for the opening tick, Sensex is almost unchanged. Countdown, weekdays at 9 a.m. on NDTV Profit. Sure, there are plenty of fish in the sea. And then there's the prize catch. Every week, a big shot reveals business plans on The Big Fish. Tonight at 7 on NDTV Profit. Your hotline to what's going on in the world. Love him or hate him, you just can't ignore him. Get NDTV's headlines on your mobile phone. The people of Mumbai are back in the streets again. For headlines, text news to 6388.
for cricket scores. Text CRI to 6388. Pakistani captain Inzamam ul Haq has won the war. News and cricket now at your fingertips. Money Mantra brought to you by Life Insurance Corporation of India. Zindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi. This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. With the PC revolution beginning to take off in India, it's not just the global biggies eyeing the ever-expanding Indian market, but homegrown Indian PC manufacturers have been probably more aggressive than ever before. And in some sense, HCL Info Systems has really led from the front. There are no guesses then that it is Mr. Ajay Chaudhary of HCL Info Systems on Boss's Day Out today. Are days normally this early, or is this an exception today? Could be normally earlier. Okay. Because it all depends on what my schedule for the day is. Sometimes if I have visits this side of town, since we work from Noida, I start a little later, like today. But most times it's a lot earlier. Basically, I sort of believe in little bits of meals rather than very heavy meals. Absolutely. But you're remarkably fit for, the kind of activities that you do and how long your days are. You're remarkably fit for that. Anything else that you do besides, of course, eating healthy? No. Of course, exercise is a very important part of a regimen. Basically, treadmill, at least 4 times a week yoga. And that's really what it's all about. So tell us something, sir. 30 years since HCL really took shape to now, when you have over 3,000 outlets, you have a huge distribution network for a whole lot of digital lifestyle products. You've come a long way. Yes, it's been fun. And it's been a journey where we've actually learned a lot and learned a lot about creating markets in India. We've actually always created markets, innovated on products, and constantly grown in even difficult times. So we've seen the good times and the difficult times of India. But you seem to be only in for good times now. It's all good news. It's all a rosy picture for your industry and for the company. Well, actually, we waited a long time for this. Earlier, there used to be 2 good years and 3 bad years, or the other way around. True. But now, the way the economy is doing today, it looks as if we are here for a sustained growth. When you say domestic market is what your focus is, going forward, will you at all venture in the exports market? I'm sure there's a market out there for your products. At this moment, the way we have looked at it is that there's a long way ahead here. And there's a huge upside to the market. Today, if you look at the whole PC business, it's just 18 out of 1,000 people own a PC here. Sure. And most countries are above 100. So therefore, we believe there's a large market out here, and we need to be ready to, get a large part of that. And if we, reduce our focus here, we may lose that upside. But when you talk about markets, really, what is your current market share, and how do you actually, look at sustaining that? Current market share is around 12 to 15% in different markets. And to sustain this market share, it's very critical to look at 2-3 key things. One is constantly innovate on products. 2, keep looking at what will be the future segments that will grow. And 3, be very, very strong on customer satisfaction. And as we build more capacity to sell, we need to build more capacity to support and service.
30 years since HCL was actually incorporated and started, you've come a long way. You're one of the biggest PC manufacturers in India now. You of course have this whole digital lifestyle product business going. So how many hours do you typically put in every day? Could be 10, 12, 15. Depends on the workload on a particular day. And you've done this for the last 30 years now. I would say so. Maybe it was more earlier. When we talk about this whole obsolescence of technology, doesn't it sometimes just gets a little too eerie? You know, any product that hits the market, what is an average shelf life of, say, a PC that you launched maybe a month back? At one time, it used to be 3 to 4 years. It's getting to be a quarter now. Oh my God. And therefore, that's why very good planning in terms of forecasts, in terms of selling to stock, and in terms of getting fresh technology all the time for your customer is very important, because the customer is as aware as you are because of the huge advancement of the net. So there was a time 5 years, 10 years ago, we used to say, you know, the customer doesn't know what's the next product going to be. We teach him. Yeah, these days people know even ahead of time. So where are we headed to now? We are going to visit our digital lifestyle store that opened up a few months ago. I haven't been there, so I thought I'll check it out. You go to these stores, and you know, what are your reasons really for going and visiting these places? I'm sure they're doing a good business of actually running those places. Lots of our stores are run by our partners, and once these have been set